नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रतिदिन क्लास कर रहे हैं, जिसमें से यूनिट 9 के अंतर्गत जो हिंदी निबंध लगी हुई है, इसके संबंध में प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें से आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा निबंध है, संस्कृति और सौंदर्य, जो कि 5वां निबंध है। इसके पहले हम लोग 4 निबंध पढ़ चुके हैं। अगर अभी भी आप उस निबंधों को नहीं पढ़े हैं तो एक एक करके पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 निबंध को पढ़िए। फिर आज की जो इस टॉपिक है 5वां निबंध, इसको पढ़िए। उससे क्या होगा कि आप क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कर सकते हैं और आपकी तैयारी मजबूत होगी और एक भी निबंध आपसे छूट न पाएगा। फिर इसके अगर लेखक की बात करेंगे तो लेखक है नामवर सिंह। अभी भी अगर आप हमारे शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय निश्चित रूप से आपको सभी टॉपिक निःशुल्क मिलेंगे और निःशुल्क पढ़ाई जाती है हमारे इस चैनल के माध्यम से। और बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं जो कि किसी भी प्रकार का आपको शुल्क दे नहीं करना होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो शिक्षा और संस्कार टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करेंगे हम लोग प्ले लिस्ट में क्या क्या है, तो देखेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी जो निबंध है, सभी निबंध आपको एक एक करके अपलोड कर दिया जा रहा है। आप प्रतिदिन अगर क्लास में जुड़ेंगे तो इसका लाभ अवश्य उठा पाएंगे। और यूजीसी नेट जेआरएफ, इसके अलावा बहुत सारी जो सूचनाएं होती है उच्च शिक्षा से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित, उस प्रकार की सूचनाओं के लिए भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी सूचनाएं आपको समय पर मिल जाती है। फिर यूजीसी नेट में लगी जो हिंदी उपन्यास है वो भी करवाया जा रहा है। 7 उपन्यास आप आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट जो होती है, वो 21 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री दिया गया है। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा। इसके अलावा झारखंड पीजीटी हिंदी में पूछे जाने वाले 2018 में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा गद्य कृतियाँ में जितने टॉपिक हैं सभी हैं। फिर पद्य कृतियाँ में हैं। फिर ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आपके हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती है सभी में इससे प्रश्न रहते हैं और ये आपको पढ़ना चाहिए। कुल 27 वीडियो अपलोडेड है। फिर है हिंदी भाषा का इतिहास, जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें भी 16 वीडियो है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। ये तो हो गई प्ले लिस्ट की बात। प्ले लिस्ट में इतने सारे आपको वीडियो उपलब्ध हैं, आप जाइए और अवश्य पढ़िए और एक एक करके पढ़िए। और चैनल में अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला समय निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति और सौंदर्य। इससे पहले हम लोग 4 निबंध पढ़ चुके हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण, कविता क्या है और मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। आज का हमारा टॉपिक है 5वां, संस्कृति और सौंदर्य। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को एकाग्रचित करके पढ़ने बैठिए, क्योंकि टॉपिक लंबा है और हो सकता है वीडियो लंबी हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए पढ़ना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। क्योंकि आप पीडीएफ आपके पास भी होगा और नहीं भी है तो आप अगर किताब लेकर बैठे हैं तो मेरे साथ साथ अवश्य उसको भी पढ़ाई करें, अध्ययन करें। चलिए बात करते हैं हम लोग आज का टॉपिक संस्कृति और सौंदर्य की। संस्कृति और सौंदर्य, 5वां निबंध, लेखक नामवर सिंह। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, यानी हजारी प्रसाद के जो अशोक के फूल है उसके संबंध में कह रहे हैं कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नाम आ गया किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आपकी भी है, बकुल की भी है,
चंपे की भी है, सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सकता है? अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल गए हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह है। कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्य उद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे, वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्यतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर को एक अरसे से यह बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है, किंतु यह संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। क्या इसलिए कि यह मनोजन्मा कंदर्प के धनुष से छूटा है? फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के ये दो वाक्य काफ़ी हैं। देश की और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है ना। फिर है, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुत तेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला है, किंतु जैसा कि अज्ञे ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे। लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्राहकता को नहीं। संस्कृति का चिंतक करने वाले किसी भी विद्वान के सामने यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती है, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती है, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है। संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। यह मानना कठिन है कि संस्कृति की यह परिभाषा दिनकर की जानी हुई नहीं थी। उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता नहीं जान पड़ता था जिसकी वकालत उन्होंने की। तब क्या यह संदेह संगत नहीं कि उनकी अवधारणा एक वकालत ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहीं? और अगर वकालत ही थी तो उनका मुवक्किल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था, जिसके सांस्कृतिक कर्णधार स्वयं भी मिश्रता का सिद्धांत नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़तर बनाने के लिए उसे अपना रहे थे? इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग थे, इसका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक का बोलबाला हुआ, द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया। स्पष्ट है कि वे मिश्र संस्कृति के वकील न थे और न एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने ही गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत से साहित्य को पढ़ने और कलाकृतियों को देखते समय अंतरतम में उठी थी, और इस बात से तो संभव अज्ञे भी इनकार न करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ अविशुद्ध है तो तुरंत बाद यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है।
इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अज्ञेय जहाँ संस्कृति के केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। अशोक के फूल में ही अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदते चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। इस दृष्टि से यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति से जो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही से स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी प्रभाव के से पहले विशुद्ध है, आकस्मिक नहीं है। कि अज्ञेय द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरानंद शास्त्रीय स्मारक व्याख्यानमाला के प्रथम प्रयोजन से प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामासिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान अनायास और चिर परिचित है और इन साधनों का उपयोग समाज के प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ ही वे यह भी मानते हैं कि यह तर्क, भावों, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामासिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे ने भारत की संस्कृति की विवेचना के लिए अपनाया है, उनका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से। आदान प्रदान यदि सभ्यता के ही क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है, फिर भी जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामासिक सांस्कृतिक का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया है, उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत न मानना आगे के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। यदि दिनकर की सामाजिक सांस्कृतिक का संबंध राजनीतिक के पक्ष से है, तो स्वयं अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित जिस संस्कार की और अज्ञेय ने संकेत किया है, उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अपरिचित हैं। यह तो स्वयं अज्ञेय भी न स्वीकार करेंगे। फिर भी उन्होंने यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संसार को भी बाधा माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यानों में 1948 ईस्वी में लिखी गई थी साहित्य का मर्म। उस शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं।
कहते हैं कि संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धापरायण होता है और प्राचीन काल से संबंध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होंगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता पिस गई और वे रूढ़ि मात्र रह गई हैं। ऐसे संस्कार सब समय बृहत्तर मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते। इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की यह भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति व्यंजनशीलता में होती है। यह वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायतियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता है। बहुत क्लेश होने पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा कि आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धक्का देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का नाम उद्धत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप से मानी या कही गई है मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थित कर सकता है। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे यूँ तो है ही नहीं, या है भी तो एक ही बात मान बैठे हैं कि यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषयों में भारतीय मनीषा ने गड्डलिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। पंडितों की समझ यह इकराहपन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकराहपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविध जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्यतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की एक हरि परंपरा की संकीर्णता का निर्देशन है। प्रसंगवश द्विवेदी जी के इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखलाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था जिनके जवाब में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े थे। नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भी भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ी थी। काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि भारतीय वाङ्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध है कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। प्रसाद ने यह भी लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानतः अपनी स्वरूप विस्मृतियों से उत्पन्न है। यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही
दूर हो सकती है, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसे पाश्चात्य साहित्य में है वैसे भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक ही सौंदर्यनवती संबंधनी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही, सबसे अच्छा साधन उनकी वह अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल है कि उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियां भारतीय रंग स्थल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई देती है, जिन्होंने हमारी सौंदर्यानुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार से विकृत करने का ही उद्योग किया है। आगे लिखते हैं कि अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु यह आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र है और जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वह वरुण के अधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देती है। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की है और कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करने चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है, अथच काम में भी। आगे लिखते हैं कि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण यह कहना कठिन है कि द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किस हद तक परिचित थे, किंतु तत्वतः यह वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व, नाग, द्रविड़ आदि आर्यतर जातियों को देते हैं। विचार और वितर्क सन 1945 में लिखी गई। इसमें संकलित अपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर संस्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता के चित्रित सांची, भरहुत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियाँ आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक है। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दो चीज़ें हैं। एक में तेज है, दृप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है। कालिदास के काव्यों में आर्यतर। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। पता चला है कि सांची, भरहुत आदि के चित्र यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी, जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की है जिनका पता आर्यों को न था। कामदेव और अप्सराएं उनकी देवियाँ हैं। सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज़ें हैं। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्यान्य आर्यतर जातियों से महाकवि ने ली है। इसी क्रम में आगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में भी उसके आर्यों की विधा न मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाटक पांचवें वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेद से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान
है कि इस कथा की जरूरत न हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे। उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। प्रथम संस्कृत आर्यतर अवदान की इस सूची में यदि भक्ति द्रविड़ उपजी होती और आबिरों की आराध्य देव बालकृष्ण तथा देवी राधा को जोड़ ले तो हमारी परंपरा में सुंदर माना जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्यतर न हो। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या क्या सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जी जिसे आर्य के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही विभिन्न आर्यतर जातियों का अवदान मानते हैं। फिर भी एक बात में उभयत्र समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। इस मिथकीय आर्य से इतनी चिढ़ इसलिए है कि इसके ध्वजारोहियों को सुंदर से परहेज है। जैसा कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है कि आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञान से वो ज्ञान, अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरव फैलाया है वह उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। इसलिए नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंदर आर्यतर तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया। एक ही परंपरा और दूसरे की प्रति परंपरा दो दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है, तो थोथे नैतिकतावाद के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा, सुंदर को ही लेकर यह सारा विवाद इसलिए है कि जैसा कि प्रसाद ने कहा है कि संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे यह स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे स्वयं विद्यापति और सूर्य जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी ग्राह्य नहीं है। आनंद और माधुर्य को लोक मंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वदा निष्कंटक कर लिया, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचने की आशंका है। संभवतः ऐसे ही पूर्वग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपने साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ प्राचीन भारत की कला विलास जो कि 1940 में लिखी गई थी, इस कला विलास नामक पुस्तिका लिखी, जो आगे चलकर परिवर्तित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से छपी। प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासिता एक ही वस्तु नहीं, थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है। नंगी बुभुआ पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो कलात्मक विलास किसी जाति के भाग्य में सदा सर्वदा नहीं जुटता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए, और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा कर सके। परंतु इनका
परंतु इतना ही काफ़ी नहीं, उस जाति में जीवन के प्रति ऐसा एक दृष्टि प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशु सुलभ इंद्रिय वृत्तियों को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समझने में प्रवीण हो चुकी हो। उस जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं बड़ी और उदार होनी चाहिए और उसमें एक ऐसा कौलीन्य गर्व होना चाहिए जो आत्म मर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता हो और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती, वह विलासी भले ही हो ले पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं बदा होता। संक्षेप में यह उस सौंदर्य बोध की संस्कृति है जिसका अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म विवरण कलात्मक विनोद के बाद के पृष्ठों में मिलता है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवार और अनामदास का पोथा जैसी सृजनात्मकता कृतियों के उन प्रसंगों में जहाँ नारी सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के इस सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रत्यभिज्ञान ही नहीं बल्कि उसमें एक सजग इंद्रिय संवेदना की प्रत्यग्रता भी है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ ही है। इस सौंदर्य बोध को सामंती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का भ्रम न हो, इसलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी जो कि 1997 में लिखी गई थी। मेघदूत कहानी से पूर्व मेघ की पुष्पलावी मुखानम वाले 26वें छंद पर द्विवेदी जी की व्याख्या एक अंश प्रस्तुत है जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती है और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता। वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदेश के प्रखर विलासियों में यह पावनकारी तत्व नहीं है। उनके चेहरों पर सात्विक तेज और उल्लासित करने वाली दीप्ति नहीं रह गई है। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुम श्रम जल स्नात नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। प्रातःकाल कृषक वधुएं फूल चुनने के लिए इन पुष्पोद्यानों में आ जाती हैं। उस प्रदेश में इन्हें पुष्पलावी कहते हैं। पुष्पलावी अर्थात फूल चुनने वाली। ये पुष्पलावियों घर का कामकाज समाप्त करके उद्यान में आ जाती हैं और मध्याह्न तक फूल चुनती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल गलान हो उठता है। गंड स्थल से पसीने की धारा बह चलती है और इस श्वेत धारा के निरंतर संस्पर्श से उनके कानों के आभरण रूप में विराजमान नीलकमल मलिन हो उठते हैं।
दिन भर की तपस्या के बाद वे इतना कमा लेती हैं कि किसी प्रकार की उनकी जीवन यात्रा चल सके। परंतु तुमको यही सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे। उनकी भ्रूभंग विलास से अपरिचित आँखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन कर पाओगे और उनके उत्फुल्ल अधरों पर स्थित स्थिर भाव से विराजमान पवित्र स्मित रेखा को देखकर तुम समझ सकोगे कि सूची स्मिता किसे कहते हैं। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी की उद्दाम और उन्मत्त विलास लीला को भूल जाओगे। वहाँ तुम संचय का विकार देखोगे और यहाँ आत्मदान का सहज रूप। फिर लिखते हैं कि पुष्पालियों यानी फूल चुनने वालों फूल चुनने वालियों का यह श्रम जल स्नात सौंदर्य कालिदास का नहीं बल्कि द्विवेदी जी की कालिदास का सौंदर्य है। क्लासिक की परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता संस्कृति को भी संस्कार देने वाली यह एक और परंपरा है जो अनजाने ही निराला की श्याम तन भर बांध यौवन वाली वह तोड़ती पत्थर से जुड़ जाती है। इसलिए जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं कि शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांति निकेतन के संस्मरणों में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है जिसमें संगीत जीवन का अविच्छेद अंग बन गया था और छोटे से छोटे बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा काम कर रही थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा स्रोत अपना लोक संस्कार था। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य सृष्टि की बात उठती है तो वे उसे सामान्य जन जीवन में उतरने की कल्पना करते थे। इस दृष्टि से विचार प्रवाह जिनकी रचना 1959 में हुई थी, विचार प्रवाह में संकलित जनता का अंतःस्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निबंध इस चिंता से आरंभ होता है, कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रसग्राही का संवेदना उत्पन्न हो। वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखे, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखे, सुंदर को पहचानना सीखे। एक सत्ख्यातिवादी की तरह द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती है। किंतु उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है, उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही है। इस उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है। जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं हैं। वे अनुभव करते हैं कि जिस जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता वह सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती। नींव के बिना इमारत नहीं उठ सकती, भूखे भजन न होहि गोपाला। यानी किंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। अस्पष्टता यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तत्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने की विश्वासी है, क्योंकि वहाँ यह समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है जो जनता के अंतःस्पंदन से अपरिचित है। वे सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों में ही क्षय करते हैं।
कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि उनके सामने जीवन का यह बड़ा उद्देश्य नहीं है और वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज़ समझते हैं। द्विवेदी जी की सौंदर्य का अतिरिक्त मानते हैं किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ वह है जो आनंदवर्धन कृत लावण्य की परिभाषा में है। वह किसी वस्तु से के प्रसिद्ध अवयवों से कोई भी नहीं है, उनसे अतिरिक्त है और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता है। सो सौंदर्य रूप नहीं है क्योंकि रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। इस शास्त्र परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह द्रष्टव्य है। कहते हैं जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी न करने को भलापन समझते हैं, यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी के अनुसार इस भाव से चालित जन समाज अंततः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रयास से कम पर संतुष्ट नहीं हो सकता क्योंकि समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम असंभव है। किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं है और कहते हैं कि जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उसके सौंदर्य प्रेम को किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में वे कहते हैं जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है वह ठूंठ तर्कपरायण कठमुल्ला हो सकता है। आधुनिक बिल्कुल नहीं, वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह न तो संभव है न वांछनीय। ये लिखे हैं ग्रंथावली के 9 और 363 में। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदिनी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। यह आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में वे सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं लालित्य शास्त्र पर ही अवस्थित और संगोपांग विचार करना चाहते थे। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की यह स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल 5 ही निबंध पूरे हो पाए, पर उनसे भी उनकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिल ही जाता है। उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई, परंतु काव्य शास्त्र, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में और विविध आगमों में चरम सुंदरता तत्व की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती है। इसलिए अपनी इस छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने लालित चिंतन की भवन निर्माण का प्रयास किया है। फिर लिखते हैं आगे कि इस प्रयास का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य
उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वह इसलिए है कि मानव द्वारा लालित है। सौंदर्य की इस मानवतावादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है, उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके और न कर सकने में मनुष्य को ही सामर्थ्य समझा गया है, क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है अनुकरण की। यह नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपकों में से पूर्णांग सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना, जहाँ नायक मनुष्य होता है। नायक पर विचार करते हैं। प्रसंगवश नाट्य शास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धीरोदात्त हो सकते हैं, जबकि देवा धीरोदत्ता एवं, क्योंकि देवों में फलागम के लिए उतावली होती है और धीरोदात्त की भांति धीर भाव से प्रत्याशा में वे नहीं उलझे। इस प्रकार द्विवेदी जी कला सृजन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक भरत मुनि से प्राप्त करते हैं। सौंदर्य को मनुष्य ललित मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। द्विवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहाँ मानव पूर्व तत्वों का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहाँ लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप। अंत में आगमों में वर्णित विश्वव्यापिनी सर्जनात्मक शक्ति लालिता के प्रभाव मंडल से मंडित करते हुए वे मनुष्य निर्मित सौंदर्य तत्व को लालित की संज्ञा देते हैं, किंतु कुल मिलाकर समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि सौंदर्य का स्रष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। द्विवेदी जी की लालित मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह बंधन में विद्रोह है और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है। नृत्य के संदर्भ में इस बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयेच्छा कहा गया है। आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला है, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती है। यह भी द्विवेदी जी ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं, बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। द्विवेदी जी की लालित मीमांसा का तीसरा सूत्र यह भी है कि सौंदर्य एक सर्जना है। मनुष्य की शिक्षा का परिणाम उल्लेखनीय है। लालित्य मीमांसा के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार शिक्षा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते थे। विवेचना की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्रायः शैव तथा शाक्त दर्शन की इच्छा शक्ति और
क्रियाशक्ति का सहारा लिया गया है, किंतु अंततः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सर्जनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती है जो सौंदर्य, कला और संस्कृति के मूल में है। इसी सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने यह रूढ़ियों की भूमिका पर भी विचार किया है, जो कलाकार के लिए सब समय बाधक ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी साधक या सहायक भी हो जाती है। आगे है कि अंत में द्विवेदी जी एक ऐसे समग्र भाव से रूप सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्माचरण, नैतिकता आदि जीवन की सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छप कर सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्ग्रथित करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलासी वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। फिर है कि मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंतः स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्र को देखें तो संकेत स्पष्ट जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित व इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ ही बंधनों से विद्रोह, इस प्रकार के सौंदर्य विद्रोह है मानव मुक्ति का प्रयास, जो कि 1982। इस प्रकार हजारी प्रसाद के निबंधों की चर्चा की है कौन? नामवर सिंह ने, जो कि हम लोगों ने देखा। और इस उपन्यास का जो शीर्षक रहा वह था क्या? 5वां उपन्यास, जो कि संस्कृति और सौंदर्य। और किसके संस्कृति और सौंदर्य की चर्चा हुई है? अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है। इसके अलावा अशोक के फूल के अलावा जितने भी रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो संस्कृति से संबंधित है, उन पर चर्चा किए हैं कौन? हमारे लेखक नामवर सिंह ने। इस प्रकार सभी निबंधों को हम लोग देखेंगे एक एक करके, और सभी निबंधों में कुछ न कुछ हमें शिक्षा प्रदान होती है, कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त होती है, शिक्षा मिलती है। इसलिए सभी निबंधों को एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखें, दोबारा समझें, दोबारा पढ़ें, ताकि अच्छे से समझ में आए और इससे बनने वाली जितने भी प्रश्न हैं आपसे आसानी से छूट न पाएँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 2 बार एक निबंध को आप पढ़ लेते हैं तो उससे कहीं से भी प्रश्न बने आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तब हमारी याद आपको बहुत आएगी और इससे स्पष्ट होगा कि हम लोगों ने जितना पढ़ा, जितना मेहनत किया, वो कारगर साबित हुआ और हमारे लिए लाभदायक हुआ। इसलिए पढ़ते रहें, निरंतर पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। और यूजीसी नेट का सिलेबस ऐसे ही व्यापक है, बड़ा है। जब तक आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, लगातार नहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। भले 1 साल ना हो, दूसरे साल ना हो, लेकिन आप तब तक लगे रहें जब तक आपको सफलता ना मिले। क्योंकि मेहनत करेंगे सफलता के लिए तो सफलता निश्चित रूप से हासिल होगी, बशर्ते आपको ईमानदारी पूर्वक और अच्छे से मेहनत करना होगा। चलिए ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।